Hello everyone, welcome to the lecture 8th of differential geometry. In this lecture we are going to discuss a theorem. Show that the principal normal of the consecutive points do not intersect unless tau is equals to 0. इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है अगर आप किसी भी गिवन कर्व पे कोई दो पॉइंट पिक करते हैं, लेटस से आपने पी और क्यू पॉइंट पिक किए, उनके ऊपर जब आप प्रिंसिपल नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो इंटरसेक्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक टोर्शन कर्व का ज़ीरो ना हो जाए। मींस जो कर्व है वो एक प्लेन कर्व हो जाए। किसी भी कर्व का टोर्शन ज़ीरो होने का मतलब क्या है, उसमें जो ट्विस्टिंग है आउट ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो ख़त्म हो जाए। मीन्स अगर कर्व की ट्विस्टिंग ही ख़त्म होगी तो कर्व क्या बन जाएगी, एक प्लेन कर्व बन जाएगी। मीन्स अगर कोई कर्व प्लेन कर्व है और उस पर आपने कोई दो पॉइंट पी और क्यू कंसेक्यूटिव पॉइंट इस तरह से लिया है तो उन पे जो प्रिंसिपल नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तब वो इंटरसेक्ट करेंगी जब उनका टोर्शन ज़ीरो होगा। जब तक टोर्शन ज़ीरो नहीं है, अनलेस का मतलब क्या है, जब तक टोर्शन ज़ीरो नहीं है तब तक वो जो प्रिंसिपल नॉर्मल्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई भी गिवन कर्व कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने इंडेक्स फिंगर से शो किया, इसके कोई भी आप दो गिवन कंसेक्यूटिव पॉइंट लेंगे, उनसे जब आप प्रिंसिपल नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस कर्व का जो टोर्शन है, बेंडिंग है, वो ज़ीरो नहीं है। जैसे ही इसमें ट्विस्टिंग ख़त्म हो गई तो डैट मीन्स क्या हुआ कि इनके जो प्रिंसिपल नॉर्मल है आप कहीं ना कहीं जाके देखोगे इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ले ले, क्योंकि कर्व है, कर्व में कर्वेचर तो रहेगी, कापा तो ज़ीरो नहीं है, मीन्स बेंडिंग है। तो अगर आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट को यहाँ पे पिक करेंगे, उन पे प्रिंसिपल नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे कट ज़रूर करेंगे, मीन्स इंटरसेक्ट ज़रूर होंगे। ये चीज़ है। सो लेट अस प्रूव हियर। सो we will pick two points P and Q which are the consecutive points on the given curve. हमने P और Q पॉइंट कर्व पे लिए हैं, इनको थोड़ा सा दूर दिखाया गया बट एक्चुअल में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, क्योंकि कंसेक्यूटिव पॉइंट है, एक के बाद एक पॉइंट है, ठीक है। बट यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से बनाने के लिए इसको थोड़ा सा दूर दिखाया गया, बट इनके बीच का जो डेल एस है ना वो ज़ीरो को ही टेंड कर रहा है, इनकी आर्क लेंथ, ठीक है। आर वेक्टर मैंने क्या लिया, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्यू पॉइंट इसका ही कंसेक्यूटिव पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर। एन कैप क्या है, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है एट पॉइंट पी, एन कैप प्लस डी एन कैप क्या है, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एट पॉइंट क्यू। सो थ्योरी में आपको वही लिखना है जो चीज़ आप लेके चले हो। आपने गिवन कर्व ली, उस पर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट पिक किए, अब उन दो पॉइंट की लोकेशन कैसे बता रहे हो आप, पोजीशन वेक्टर से, तो वो मेंशन कर दिया, और उसके बाद आपने यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल इन पॉइंट पे लिए। तो जस्ट जो जो चीज़ें आप पिक कर रहे हैं उनको जस्ट हमने नोट में लिख लिया। अब देखिए ये ओ पी वैक्टर आर के इक्वल है, ओ क्यू वैक्टर आर प्लस टी आर के इक्वल है, और अगर मुझे पी क्यू वैक्टर निकालना पड़ जाए तो ट्रायंगल लॉ से कैसे निकलेगा, आर प्लस टी आर माइनस आर, मीन्स ये डी आर आ जाएगा। अगर ऐसे ट्रायंगल्स लॉ से नहीं निकालना तो आपको दूसरा तरीका भी बताया गया, पी क्यू वैक्टर कैसे निकालते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, ठीक है। क्यू का पोजिशन वैक्टर आर प्लस टी आर है और पी का आर है, तो आर से आर कैंसिल होकर डी आर। जो भी मेथड सही लगे आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर प्रिंसिपल नॉर्मल एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ये आपकी गिवन कर्व है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो एक गिवन कर्व है उसी प्लेन में लाई कर रही होगी। अगर वो सेम प्लेन में लाई कर रही है तो इसका मतलब जो ये डी एस वैक्टर है और ये एन कैप है और एन कैप प्लस डी एन कैप है, ये तीनों के तीनों कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। इंटरसेक्शन का मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। अगर कोई कर्व स्पेस में इस तरह से है, या फॉर एग्जाम्पल ये कोई गिवन कर्व है स्पेस में, ये केबल वायर लिया मैंने यूएसबी, फॉर एग्जाम्पल ये भी आपकी क्या है, एक वायर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस पर अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट लेंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वायर में कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग है, ठीक है। पर अगर वही गिवन कर्व एक प्लेन में आ जाए तो उस केस में जो ये वेक्टर है आपका डी एस वैक्टर है, एन कैप प्लस डी एन कैप,
ये सेम प्लेन में ही लाई कर जाएंगे, तभी ये इंटरसेक्ट कर पाएंगे। हमने क्या लिखा, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है पी और क्यू पे वो इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब पी क्यू वेक्टर और यूनिट प्रिंसिपल एट पॉइंट पी एंड यूनिट प्रिंसिपल एट पॉइंट क्यू आर कोप्लेनर। और मैथ्स में हमें पता है कोई भी वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कब कहते हैं, अगर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो, मीन्स डी आर वैक्टर एन कैप प्लस डी एन कैप क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करते हैं, डॉट और यहाँ पे क्रॉस, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस यहाँ पर डॉट, जैसे आपका मन करे। डैट इज डी आर वैक्टर डॉट एन कैप क्रॉस एन कैप प्लस डी एन कैप इज इक्वल टू जीरो। इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को अंदर जाएगा, एन क्रॉस एस, सेम वेक्टर की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है, क्योंकि साइन ऑफ डेट एंगल जीरो बनेगा ना सेम डायरेक्शन में, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, डी आर एन कैप और डी एन कैप, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। डॉट क्रॉस था ना, तो स्केलर ट्रिपल में आपने लिख लिया। अब देखो इस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है। डी आर का मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और डी एन कैप का मतलब क्या, चेंज इन यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल। एक पॉइंट पी पे था, एक पॉइंट क्यू पे था, उन दोनों में जो चेंज आया यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल में वो डी एन कैप आया, और जो चेंज आया, और डी आर क्या बता रहा था, पी क्यू वैक्टर को शो कर रहा था। अब देखिए जो ये चेंज आया है ये अपने आप तो चेंज नहीं आया होगा, किसी के विद रिस्पेक्ट में चेंज आया होगा ना। अब आप कह रहे हो एक चीज़ घट रही है एक चीज़ बढ़ रही है, वो किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट में तो बढ़ रही होगी ना। इनकम और एक्सपेंडिचर का एग्जांपल ले लो, एक तरफ आपकी इनकम है जिसको मैं आई से शो कर रहा हूँ, और एक तरफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हैं, अगर इनकम ज़्यादा है तो ओब्वियसली आप एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा कर पाओगे, अगर इनकम कम है तो उस केस में आप एक्सपेंडिचर भी कम कर पाओगे। अगर इनकम है ही नहीं, ज़ीरो है, तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ का रेलेवेंस दूसरे के विद रिस्पेक्ट में है, एक का इंक्रीज या डिक्रीज दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही जो डी आर है ये क्या बता रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, पोजीशन वेक्टर में एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट क्यू, बट किसके विद रिस्पेक्ट में वो चेंज हुआ है, उस आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में। और वो आर्क लेंथ कितनी थी, डी एस, पीछे बताया था ना आपको, पी से लेके क्यू तक की आर्क लेंथ कितनी होगी, डी एस। तो मीन्स यहाँ पर डी आर और डी एन कैप लिखना इररेलेवेंट है जब तक आप मेंशन या स्पेसिफाई ना कर दो वो किसके विद रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। जब भी आप चेंज की बात करते हैं मीन्स आप डेरिवेटिव की बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं। अब आर वेक्टर और एन कैप ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, उस आर्क लेंथ के पे ही तो डिपेंड कर रहे हैं ना। अगर मान लो वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाती तो क्या ही मैं डी आर की बात करता, क्या ही मैं डी एन कैप की बात करता, दोनों का कुछ रेलेवेंस ही ना रहता, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो उस पर यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल सेम आता है, वो सभी के सभी कैसे होते, पैरेलल होते। अब वहाँ पे आर्क लेंथ एक ऐसा इंडिपेंडेंट पैरामीटर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आर वेक्टर को भी और डी एन कैप को भी। आपको डीजी में ज्योमेट्री का स्पेसिफिकेशन आना चाहिए, ज्योमेट्री का रेलेवेंस क्लियर होना चाहिए, कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते, स्पेसिफिकली मेंशन भी करना पड़ेगा वो चेंज किसके विद रिस्पेक्ट में। अब आगे देख लो, आपने फर्स्ट आर्टिकल ये किया था यूनिट टेंजेंट वाला, इसको आर डैश बोला था डी आर बाई डी एस को, और उसको किससे डिनोट किया था, टी कैप से। ये एन कैप और ये सैरेट फ्रेनेट टोबी माइनस कापा टी कैप, ठीक है। अब इसको इन्होंने डायरेक्ट कैसे सोल्व किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से सोल्व किया। हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, टी एन टोबी माइनस कापा टी कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, क्रॉस का, टोबी माइनस कापा टी कैप, ठीक है। अब यहाँ पे टी कैप का डॉट प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, टो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और आपको ये चीज़ बताई गई है टी एन और बी। यहाँ पे एन कैप का बी कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, वो क्या देगा आपको, टी कैप, ठीक है। फिर माइनस कापा आ जाएगा, एन क्रॉस टी क्या देगा, ये साइकिल उल्टी चली गई तो मीन्स डायरेक्शन का चेंज आएगा, तो माइनस बी कैप, ठीक है। तो यहाँ से टी डॉट टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कापा, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चल रहा है टी डॉट बी कैप, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट बायनॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर हो,
और नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होती है, टी कैप के। और आपको बताया भी गया है कि जो टी एन बी है ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से आपका क्या बच गया, टोर्शन। और इज इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, 0। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो आपका ये टोर्शन है इसको सोल्व करने के बाद वो 0 के इक्वल है। फाइन। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गई, किसी भी कर्व को प्लेन कर्व तभी कह सकते हैं अगर उसका टोर्शन 0 हो। ज्योमेट्रिकली डिस्कशन हो चुका था, बस लिखना रह गया था, जस्ट वो आप लिख लेंगे कि किसी भी कर्व को प्लेन कर्व आप तब कहेंगे अगर उस कर्व का टोर्शन 0 है। और कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है अगर उसका कर्वेचर 0 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई भी गिवन कर्व स्ट्रेट लाइन कब बनेगी। ध्यान रखना कर्वेचर 0 हो जाए। 1 या 2 मार्क्स में वैसे पूछ लेते हैं, गिव द कंडीशन सो डैट यू कैन से डैट गिवन कर्व इज अ प्लेन कर्व और यू कैन से डैट गिवन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पता होना चाहिए टोर्शन 0 होने से क्या होगा, ये होगा, प्लेन कर्व होगी। कर्वेचर 0 होने से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे ऑस्कुलेटिंग सर्कल। दो चीज़ों से मिलकर डेफिनेशन बनी है, ऑस्कुलेटिंग प्लस सर्कल। सर्कल आप लोग सभी समझते हैं, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से सर्कल बनता है। ऑस्कुलेटिंग से आप क्या समझते हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और ऑस्कुलेटिंग प्लेन कौन सा प्लेन होता है, जिसमें टी कैप और एन कैप लाई करते हैं। ये चीज़ भी आपने पढ़ी थी। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन तो आपने कुछ और पढ़ी थी कि वो प्लेन जो पी पॉइंट को कंटेन करे उसके नेबरिंग पॉइंट को कंटेन करे, और पी कैप से जो टेंजेंट लाइन है वो उसको भी कंटेन करे, जो भी टेंजेंट लाइन पी से पास हो रही है। बेसिकली वही हो गया कि जो टी कैप और एन कैप को कंटेन करे। फाइन, वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो गया। तो ऐसा सर्कल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे उसको हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल कह देंगे। बाय नेम तो ये क्लियर हो रहा है। जब भी आप कोई डेफिनेशन रीड आउट करते हैं ना, उसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप अपने माइंड में सोचिए कि वो डेफिनेशन किन किन वर्ड से मिलके बनी है, उनका क्या क्या मीनिंग है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए डेफिनेशन को। और फिर जब आप पढ़ेंगे ना आपको और मज़ा आएगा डेफिनेशन में। हालांकि इतना ही सफिशिएंट नहीं है ऑस्कुलेटिंग सर्कल में, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। अगर मान लो आपको ऑस्कुलेटिंग सर्कल का, अब सर्कल का सेंटर भी होता है और रेडियस भी होता है। अगर रेडियस और सेंटर निकालना पड़ जाए तो पहले इक्वेशन तो पता हो, तो उसके लिए डेफिनेशन वर्क करेगी। तो क्या कहती है डेफिनेशन, अब पढ़ेंगे। ऑस्कुलेटिंग सर्कल एट एनी पॉइंट P ऑन द कर्व इज द सर्कल विच हैज़ 3 point contact with the curve at point P। ऑस्कुलेटिंग सर्कल बेसिकली क्या, सबसे पहले आपको एक कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर आपने कोई भी रैंडम पॉइंट P उठा लिया, ले लिया। इस पॉइंट से आपने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जो वो सर्कल है उसका उस पॉइंट के साथ ध्यान रखना, कर्व के साथ नहीं, पॉइंट के साथ 3 point कॉन्टैक्ट होगा। क्या कहा गया है, आपने कोई कर्व ली, उस पर एक पॉइंट ले लिया P, उस पॉइंट से आपने क्या ड्रॉ किया, सर्कल। ठीक है, उस सर्कल को ऑस्कुलेटिंग सर्कल कब कह रहे हैं, अगर उसका 3 point कॉन्टैक्ट है उस पॉइंट P के साथ। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 3 point कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है, क्या 3 बार टच करेगा वो सर्कल उस पॉइंट को, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। क्या मीनिंग है 3 point कॉन्टैक्ट का, लेट अस डिस्कस। 3 point कॉन्टैक्ट बेसिकली ये हम ज्योमेट्री में टर्म यूज़ करते हैं 3 point कॉन्टैक्ट का। कोई भी दो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, जब वो एक दूसरे को किसी गिवन पॉइंट पे टच करती हैं या फिर उनका कांटेक्ट होता है, तो उसको 3 point ऑफ कांटेक्ट कब कहा जाता है, जब मान लो ये वो इक्वेशन है जहाँ पे वो गिवन कर्व और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वो इक्वेशन है, ठीक है। कर्व को उस सर्कल के साथ 3 point कॉन्टैक्ट तब कहेंगे अगर इस कर्व की इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0। 3 point कॉन्टैक्ट कहने का मतलब है सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव 0 हो।
ऐसे ही आप एन पॉइंट कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन बना सकते हैं। कोई भी गिवन कर्व को किसी दूसरी कर्व, सर्कल भी एक टाइप की कर्व ही है। अब कोई भी पार्टिकल है, अगर उसने सर्कुलर पार्ट ट्रेस किया होगा तो वो सर्कुलर कर्व हो जाएगी इस तरह से। ऐसे ही एन पॉइंट कॉन्टैक्ट करने कहने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन है फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एफ डैश एस 0 के इक्वल हो जाए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाए, अप टू कहाँ तक के एन माइनस 1th ऑर्डर तक के डेरिवेटिव 0 हो जाएं, तो हम कहेंगे एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। मतलब जितना भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे कम तक का डेरिवेटिव 0 होगा। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये बिल्कुल नहीं है कि वो गिवन कर्व को लाइक यहाँ पे 3 बार टच करेगी, नहीं, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि डेफिनेशन को पढ़ते हुए एक बार माइंड में आता है कि क्या इसका मीनिंग ये हो सकता है, बट ये आपकी मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल में क्या है, 3 पॉइंट या फिर जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहे हो उससे एक कम तक का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, क्लियर। इस सर्कल को, और जो ये सर्कल है ना बेसिकली ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है, क्लियर, इसलिए उसको ऑस्कुलेटिंग सर्कल भी कहा जाता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, और इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, अब देखो हमें एक सर्कल मिल गया, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका कर्व के साथ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है। अब डीजी में खुद ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, अगर आपको सर्कल पता है तो उसके सेंटर भी पता होना चाहिए और उसकी रेडियस भी पता होनी चाहिए। सर्कल के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेंटर और रेडियस, क्योंकि जब भी आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हो सेंटर फिक्स कर लेते हो, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप जहाँ मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में आप जो कंपास की नीडल है उसको एक्सपेंड करते जाते हो कि आपको कितनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, इतनी रेडियस का, इतनी रेडियस का, मतलब जितनी मर्जी रेडियस का आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के केस में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सेंटर और रेडियस, अपने आप पार्टिकल्स बनते जाएंगे और इतने इजी हैं, आपको 1-2 मिनट ही लगेगा इनके ज्योमेट्री को समझने में। अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सी हमने क्या ले लिया, सेंटर ले लिया सर्कल का, और पी पॉइंट क्या ले लिया, इसकी बाउंड्री पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया। अब मैं सी और पी पॉइंट का क्या ले रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर जब भी लेते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से हम लेते हैं, लेटेस्ट से वो पॉइंट ओ है जहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया। इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल आर वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, सीपी रेडियस सर्कल की, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, वो हमने ए वेक्टर ले ली। सभी चीज़ें वेक्टर में चलेंगी क्योंकि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में वेक्टर नोटेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को शो करने के लिए। क्योंकि जब हम पोजीशन वेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताता है, इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है वो चीज़। सो थ्योरी में हमने वही चीज़ लिखी, ए वेक्टर हमने रेडियस ले लिया सर्कल का, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है किसका, सी का, सी क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट पी हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अगर आपको सी पी वेक्टर निकालना पड़ जाए विद द हेल्प ऑफ दीज पोजीशन वेक्टर, तो आप कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लो लगा के, वो क्या आ जाएगा आर माइनस आर, या फिर ऐसे नहीं निकालना तो कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है और सी का पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है, तो आर माइनस आर आ गया। अब ऑस्कुलेटिंग सर्कल का हमने क्या निकालना है, सेंटर भी निकालनी है, रेडियस भी निकालनी है। तो इसके लिए हम किस चीज़ का सहारा लेंगे, इसकी डेफिनेशन का। डेफिनेशन क्या कहती है, 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑस्कुलेटिंग सर्कल एट पॉइंट पी। ये पी पॉइंट क्या है, वो कर्व का वो पॉइंट है पी, यहाँ पे ये था ना पॉइंट, अब यहाँ पे अज्यूम खुद से करना है, यहाँ से कोई कर्व गई होगी उस पर हमने पी पॉइंट लिया होगा और उससे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया होगा, ठीक है। अब इस सर्कल का इस पॉइंट के साथ कितना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा होगा, 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा होगा, ठीक है। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहने का मतलब जो सर्कल है वो आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। और ऑस्कुलेटिंग सर्कल क्या होगा, आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन का एक सेक्शन रहा होगा स्फीयर के साथ। ये चीज़ क्या बोल रहे हैं, इमेजिन करना खुद ब खुद। मान लो आपके पास कोई
भी स्फीयर स्फेरिकल शेप है, लाइक वाटरमेलन लगा लो, जो तरबूज होता है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको बीच में से कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो आपका सेक्शन बचा वो क्या होगा, एक प्लेन ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सॉरी, जो आपने कट किया किसी प्लेन के साथ उस वाटरमेलन को, तो उसके बाद वो चीज़ क्या बच गई, एक सर्कुलर शेप बच गई। तो सर्कल कैसे ऑब्टेन होता है, आपको सॉलिड ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन के टाइम में, तो हम वहाँ पे चैप्टर हुआ करता था स्फीयर का खासकर। जब भी हम किसी गिवन स्फीयर को किसी प्लेन से कट करवाते हैं तो उसके बाद जो सेक्शन बचता है उसके ऊपर वो कैसा होता है, सर्कल इन शेप होता है ना। तो सर्कल ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, आप किसी प्लेन को स्फीयर से इंटरसेक्ट करा दीजिए, ठीक है। पर हमें ऑस्कुलेटिंग सर्कल चाहिए। ऑस्कुलेटिंग सर्कल कब मिलेगा, अगर मैं स्फीयर को ऑस्कुलेटिंग प्लेन से कट करवा दूँ, ठीक है। ये जस्ट थ्योरी है। मेन चीज़ क्या है, हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए थी। सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी, अब सी पी वैक्टर क्या था आपका, रेडियस वेक्टर जो कि एक इक्वल था, ठीक है। और सी पी वैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस आर, ये हमने पीछे डिस्कशन किया था, यहाँ पे सी पी वैक्टर आर माइनस आर था, ठीक है। ये दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे, दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो क्या मिलेगा, आर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, गिवन कर्व के साथ, क्योंकि जो P पॉइंट था वो कर्व पे भी पॉइंट था और सर्कल पे भी पॉइंट था। इसका मतलब जो वो पॉइंट था वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था सर्कल का कर्व के साथ। क्लियर, उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिया था ना, ये चीज़। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन तो तब बनेगी जब एफ ऑफ एस जीरो होगा, एफ डैश एस जीरो होगा और एफ डबल डैश एस जीरो होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव। मुझे एफ एस ही निकालना है। एफ एस मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन बन गया एस का। अब आप कह रहे होंगे इसमें एस तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एस का फंक्शन कैसे है, एस है, हिडन है इसमें। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर्क लेंथ पे। कैपिटल आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो किस पे डिपेंड करता है, आर्क लेंथ पे। तो ये सब चीज़ें आर्क लेंथ पे ही तो डिपेंड कर रही हैं, इसलिए फंक्शन है एस का। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होने का मतलब एफ ऑफ एस जीरो है, वो अल्टीमेटली जीरो जा रहा है। एफ डैश एस जीरो लेंगे मीन्स डेरिवेटिव एक बार जीरो लेना पड़ेगा, फिर एक और बार लेना पड़ेगा। एफ डैश एस निकालेंगे, एफ डैश एस देखो ये कांस्टेंट है इसका, तो पहले ही जीरो हो गया, 2 आगे आ जाएगा, आर माइनस आर, फिर एस के विद रिस्पेक्ट में होगा डी आर बाई डी एस माइनस डी आर बाई डी एस, क्योंकि पहले पावर का डेरिवेटिव होता है फिर अंदर के फंक्शन का। इस तरह से 2 0 हो नहीं सकता, आर माइनस आर डॉट। अब देखो डी आर बाई डी एस, डी जी में पता है क्या बोलते हैं इसको, टी कैप, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये डी आर बाई डी एस, आर वेक्टर ध्यान रखो क्या चीज़ थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि फिक्स होता है। किसी भी सर्कल का सेंटर हमेशा फिक्स होता है, सर्कल के सेंटर को तो आप छेड़ भी नहीं सकते, जहाँ पे सेंटर फिक्स कर दिया वही रहेगा ना। रेडियस को वेरिएशन दे सकते हो, रेडियस जितना मर्जी बढ़ा घटा सकते हो, बट एक बार सेंटर फिक्स हो गया तो वो फिक्स ही होगा। तो आर वेक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है ना, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के विद रिस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो आर है ना वही एस पे डिपेंड कर रहा है, आर वेक्टर एस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर का पोजीशन वेक्टर है, तो ये चीज़ जीरो होगी। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, यहाँ पे डी आर बाई डी एस हो जाएगा, माइनस इसका जीरो हो जाएगा डॉट टी कैप, प्लस ये एच टी जो हो जाएगा टी कैप का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एस, सैरेट फ्रेनेट। अब देखो डी जी में जितने भी आर्टिकल होने हैं सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूले तो यूज़ होने ही हैं, आप देख चुके हो। टी कैप डैश कापा एन कैप हो जाएगा, डी आर बाई डी एस क्या आता है, टी कैप, तो टी डॉट टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर माइनस आर कापा एन कैप, ठीक है। अब ये 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करती है, चाहे आप ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कापा कांस्टेंट है उसको उधर ले जाते हैं, तो मेरा क्या आ गया, आर माइनस आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू माइनस रो, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी है
रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जो कि क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या बन जाएगा रो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने के बाद मिली थी, वो क्या शो करती है, r माइनस आर जो है वो नॉर्मल प्लेन में लाई करता है। ठीक है, अब इक्वेशन 3 से कैसे पता चल रहा है कि r माइनस आर जो है वो नॉर्मल प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए r माइनस आर की डॉट प्रोडक्ट टी कैप के साथ ज़ीरो है। टी कैप के साथ ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ये टी कैप के परपेंडिकुलर है, और टी कैप के परपेंडिकुलर एन कैप भी होता है और बी कैप भी होता है, तो मतलब ये उनके पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तो उस प्लेन में चलेगी जिसमें एन कैप भी लाई करता है और बी कैप भी लाई करता है। ठीक है, अगर वो उस प्लेन में चली गई, उस प्लेन का नाम भी है कुछ, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल प्लेन बोलते हैं। सीधा ये देखो डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब इसके परपेंडिकुलर, और ये देखो टी कैप के परपेंडिकुलर होते कौन कौन है, एन कैप भी इसके परपेंडिकुलर होता है, बी कैप भी इसके परपेंडिकुलर होता है। जब ये लाइन टी कैप है, ये आर माइनस आर हो गया, ये एन कैप हो गया, ये बी कैप हो गया, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाएगा। मीन्स आर माइनस आर को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एन कैप प्लस म्यू बी कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे लिखने का मतलब वो उस प्लेन में जा रहा है, उस प्लेन में जाने का मतलब वो नॉर्मल प्लेन में आ रहा है। क्लियर। बट r माइनस आर जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी लाई करता है। अब ये मत पूछना ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि हम आर्टिकल ही ऑस्कुलेटिंग सर्कल का कर रहे हैं, और ऑस्कुलेटिंग सर्कल मैंने आपको शुरू में बता दिया था, वो सर्कल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है। क्योंकि ऑस्कुलेटिंग सर्कल हमने कैसे क्रिएट किया था, शुरू में आपको बताया था, एक स्फीयर लिया था, उसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन से जस्ट कट करवाया था बीच में से। ठीक है, कट करवाने के उस स्फीयर को जब मैंने ऑस्कुलेटिंग प्लेन से कट करवाया था, तो जो मुझे सेक्शन मिला था वो ऑस्कुलेटिंग सर्कल है। अपने घर पे कोई भी बॉल होगी वो लेना, ठीक है, उसको चाकू से बीच में कट कर देना, उसके बाद देखना जो आपको सेक्शन मिलेगा ना, वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो इक्वेशन 3 ने मुझे कहा ये नॉर्मल प्लेन में लाई कर रहा है, बट एक्चुअल में मुझे पता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग लाई कर रहा है। ये कैसे पता चला, ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि नॉर्मल प्लेन में क्या क्या है, एन कैप और बी कैप। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या क्या है, टी कैप और एन कैप। ये इसमें भी जा रहा है, ये इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी के पैरेलल जरूर रहा होगा। इसका मतलब अगर नॉर्मल प्लेन में जा रहा है तो या तो ये एन कैप के पैरेलल रहा होगा या फिर ये बी कैप के पैरेलल रहा होगा, और इसमें जाने का मतलब या ये टी कैप के पैरेलल रहा होगा या फिर एन कैप के पैरेलल रहा होगा। अब दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, ऑस्कुलेटिंग और नॉर्मल प्लेन में एन कैप। तो इसका मतलब समझ आया कि जो ये वेक्टर था वो एन कैप के पैरेलल है। डीजी में यही है, आपको ज्योमेट्री अच्छे से क्लियर है, माइंड में अगर वो थॉट है आपके, तो आप इजीली जज कर पाओगे कि कौन सा वेक्टर किसके पैरेलल है, कौन सा वेक्टर किस प्लेन में लाई करेगा और क्यों लाई करेगा। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको जस्ट क्रैम ही करना पड़ेगा इसमें। बट मैंने आई थिंक आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया कि रीजनिंग क्या है, ये इसमें क्यों जा रहा है, इसमें क्यों गया, और बाद में एक कॉमन फैक्टर लेके वो उसके पैरेलल कैसे आया। आई थिंक सब चीज़ें मेंशन डिस्कस हो चुकी हैं। तो आप आगे करते हैं। r माइनस आर इज पैरेलल टू एन कैप मीन्स इट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ एन कैप विच इज म्यू। म्यू इज हेयर स्केलर मल्टीप्लायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मत समझ लेना, ठीक है, जस्ट एक कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू कोई भी स्केलर है जिसको आपको निकालना है। ठीक है, अब r माइनस आर इज इक्वल टू म्यू एन कैप। म्यू की मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे बेसिकली म्यू ही निकालना है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन है उसमें बाकी सारी चीज़ें नोन है। एन कैप आपको पता है, आर पता है, ये पता है, बट म्यू की वैल्यू नहीं पता। अगर मैं म्यू की वैल्यू को इसमें पुट अप कर दूँ तो कहीं ना कहीं मेरी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब टारगेट जस्ट वही है, ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए म्यू निकालना है। ठीक है, और म्यू निकालने के लिए मेरे पास फोर्थ इक्वेशन आई हुई है, वो इक्वेशन ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r माइनस आर की वैल्यू मुझे पता है म्यू इंटू एन कैप, तो ये फिफ्थ इक्वेशन को मैं फोर्थ में पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इसको पुट किया तो म्यू एन कैप आ जाएगा और एन डॉट एन क्या बन जाएगा 1, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ रो।
और वो वापस से यहाँ पुट करेंगे तो r माइनस आर क्या आ जाएगा, माइनस रो एन कैप। हुआ कुछ नहीं, फिफ्थ इक्वेशन में वैल्यू आई थी इसकी, वो यहाँ पुट कर दी और यहाँ पुट करने के बाद म्यू आ गया जो हमारा कांस्टेंट था। तो ये आपकी इक्वेशन किसकी हो गई, ऑस्कुलेटिंग सर्कल की। ठीक है, ये ऑस्कुलेटिंग सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इक्वेशन तो आ गई, बट मुझे क्या क्या निकालना था, सेंटर और रेडियस। अब देखो सेंटर कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर था सेंटर, यहाँ से आर वेक्टर को एक तरफ ले जाओ और इसको एक तरफ ले जाओ तो आर क्या आ जाएगा, आर प्लस रो एन कैप, और रो क्या है 1/कापा, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, रेडियस, सॉरी सेंटर निकल गया। अब रेडियस कैलकुलेट करना है, और रेडियस का मतलब मुझे एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन ली थी ना, r माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, आप r माइनस आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, माइनस रो एन कैप, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर लेने का मतलब एन कैप का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे रो का तो स्क्वायर हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप है। ठीक है, वेक्टर्स में स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं होता, इसमें बेसिकली क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब है एन डॉट एन, वो कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ से रो स्क्वायर ए स्क्वायर के निकलवा के इक्वल निकल आया, और ए की वैल्यू क्या आ गई, रो। तो इसका मतलब ऑस्कुलेटिंग सर्कल का जो रेडियस है वो किसके इक्वल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है। तो अगेन अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि ऑस्कुलेटिंग सर्कल का ये सर्कल दे दिया, इसका आप रेडियस बताइए, आपको जस्ट उनसे ये पूछना है, आप मुझे बता दो कर्वेचर क्या है। ठीक है, अगर किसी ने आपसे रेडियस पूछ लिया ऑस्कुलेटिंग सर्कल का, आपने उससे पूछना है मुझे कर्वेचर दो, और फिर आपने क्या करना है, उस कर्वेचर का रेसिप्रोकल कर देना, वो आपका रेडियस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इक्वेशन तो आप लिख ही लेंगे क्योंकि आपको सेंटर पता होगा, वो जो पी पॉइंट है कर्व का वो पता होगा, तो आर माइनस आर तो आपकी मुट्ठी में है, और रो अगेन अगर वो आपको कर्वेचर दे देगा तो 1/कापा से रो निकल आएगा, और एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ये तो फिक्स्ड ही है, एन कैप को वेरी नहीं कर सकते आप। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगेन इसको याद भी रखना है आपने, ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन क्या है, इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द वीडियो।